खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का आगाज करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से और खुशी की खबर है पूरी कौम के लिए कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर वनडे सीरीज जीत ली है और पाकिस्तान ने आज फैसला कुन मार्का सर कर लिया है। जनूबी अफ्रीका की टीम को शिकस्त दी। आपको बता चलें कि 2-1 से पाकिस्तान ने सीरीज अपने नाम कर ली है। आज शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से और 321 रन का हदफ दिया गया था जनूबी अफ्रीका की टीम को ये मैच जीतने के लिए, लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम को 28 रन से पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है। आज अगर बैट्समैनों की बात की जाए तो बाबर आजम ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया, फखर जमान ने एक बार फिर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सीरीज में 2 सेंचुरियां स्कोर करने वाले वो पहले पाकिस्तानी बन गए हैं और उनकी शानदार परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द सीरीज। और पहला वनडे जो है वो पाकिस्तान ने जीता था, दूसरा जनूबी अफ्रीका ने जीता और तीसरा और फैसला कुन वनडे आज सेंचुरियन में खेला गया जिसे पाकिस्तान ने 28 रन से जीता और ये सीरीज अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस, पूरी कौम को आज मुबारकबाद कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के होम ग्राउंड पर शिकस्त दे दी है। आपको बता रहे हैं कि शाहीनों ने सीरीज 2-1 से जीत ली है। तीसरा वनडे हुआ जिसमें 28 रन से पाकिस्तान की टीम ने ये मैच जीत लिया है। फैसला कुन मैच था जो आज पाकिस्तान ने जीत लिया है। फखर जमान ने सीरीज 2 सेंचुरीज बनाई है। आपको बता रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका की टीम को शिकस्त दी गई है। जी हाँ, 2013 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर शिकस्त दी है। आप देख सकते हैं कि मैच जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी खुशी से सरशार हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। आज फैसला कुन मार्के में सरफराज को भी चांस दिया गया था और उन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। फखर जमान इस सीरीज में पाकिस्तान की जानिब से उभर कर सामने आए जिन्होंने 2 सेंचुरियां स्कोर की। बाबर आजम ने आज जिम्मेदाराना बैटिंग की और कैप्टन इनिंग के लिए 94 रन बनाए। वो सेंचुरी तो अपनी नामुकम्मल कर सके लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक बड़ा टोटल करने में बुनियाद फराहम की। 321 रन का हदफ दिया था पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को। एक बार फिर आपको आगाह करें कि 8 साल के तवील अरसे के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने यह सीरीज अपने नाम की है। 3 वनडे मैचेस की सीरीज थी जिसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज जीता है, कामयाबी हासिल की है और ये वो विनिंग मोमेंट्स हैं, खुशी के लम्हात हैं, जीत के लम्हात हैं जिसे सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स और टीम मैनेजमेंट भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही है। 28 रन से पाकिस्तान ने आज फैसला कुन मार्के में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करें कि वजीर आजम इमरान खान से रूसी वजीर खारजा की मुलाकात हुई है। वफ्द के हमरा मुलाकात की गई, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी ताल्लुकात के फरोग और मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर भी इत्तफाक किया गया। जी हाँ, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के बाद जारी होने वाले मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात को दोहराया। वज़ीर आज़म ने रूस के साथ ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हुए दो तरफा ताल्लुकात में मुस्तहकम नमू पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मनसूबे पर जल्द अज जल्द काम शुरू करने के अज़म का इयादा भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ को आगाह किया। जनूबी एशिया में अमन व सलामती के अमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर भी बातचीत की। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा तिजारत में मजीद इजाफे की जरूरत। पाकिस्तान के साथ नॉर्थ साउथ गैस मनसूबे के जल्द इनकाद के ख्वाहां हैं। पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रूस को खित्ते और आलमी मंजरनामे में इस्तेहकाम का बायस समझते हैं। रूस अक़वाम मुत्तहिदा की मरकजियत और आलमी कानून और कसीर कौमियत की बुनियाद का भरपूर मुबलिग है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि रूसी वैक्सीन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। रूस सेहत की सहूलियात के हवाले से एक एडवांस मुल्क है। रूस के इश्तराक से इस वैक्सीन की मुकामी सतह तैयारियों के पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। हमने रूस की तैयार करदा स्पुतनिक 5 वैक्सीन को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड
ट्वीट किया है। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि मैंने वजीर खारजा को मॉस्को में अफगानिस्तान पर एक्सटेंडेड ट्राइका इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी और जनूबी एशिया में अमन और सलामती के बड़े सवाल, भारत के साथ हमारी सरहद पर नाजुक सूरत हाल और गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये बाइस इत्मीनान है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात एतमाद और हम आहंगी से इबारत हैं। हमारा अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर बेहतरीन ताउन है और हम इसे मज़ीद मुस्तहकम बना रहे हैं। रूस के साथ ताल्लुकात को बहुत अहम है। आर्मी चीफ और रूसी वजीर खारजा के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर कोशिश का खैर मकदम करता है। जी हाँ, उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में पाक रूस ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। रूस के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। आर्मी चीफ और रूसी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी अहम मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर कोशिश का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में पाक रूस ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात हो जाए पाक चीन ताल्लुकात की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का चीनी सफीर और एयर चीफ जहीर अहमद सिद्धू के हमरा एयर डिफेंस रेंज कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने एयर डिफेंस के मुख्तलिफ हथियारों की फायरिंग का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने मशकों में हिस्सा लेने वाले अफसरों और जवानों की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा को मशकों के मकासद तैयार करदा के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फायरिंग का मुजाहिरा मशकों की इख्तितामी तकरीब के मौका पर किया गया। इन मिसाइल में LY-80 और FM-90 मिसाइल भी शामिल थे। हथियारों में जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की फायरिंग भी शामिल है। जहांगीर तरीन समेत किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। जिस पर सवाल उठेगा उसे जवाब देना होगा। मशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने जहांगीर तरीन को जवाब कहा, हमारा नारा एहतसाब है। उनका यह भी कहना था कि ये नहीं हो सकता कि दूसरों का एहतसाब करें और अपनों से सवाल ना करें। इस गिरोह से लड़ते रहेंगे जो नाजायज मुनाफा कमाता है। बात बड़ी क्लियर सी होनी चाहिए, किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा। संडे वाले रोज़, इतवार वाले रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जब 2 घंटे की 2.5 घंटे की लाइव कॉल्स की थी, तो उसके अंदर भी उन्होंने हमारी जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी शुगर के मामले के ऊपर ही, कि एहतसाब का मतलब है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। हम उस वक्त तक इस इंडस्ट्री का या इस पूरे मुद्दे का हल नहीं निकाल सकते थे जब तक हम 20% को एड्रेस ना करते। ये बड़ा कलीदी 20% है, किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा, लेकिन एट द सेम टाइम कोई मामला दबाया नहीं जा रहा। ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। बाकी वो हमारे अपने अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब का नैरेटिव क्या है? प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव ये है कि जब आपसे सवाल किया जाएगा तो आपको उसका जवाब देना है और मुतलका फोरम के ऊपर जवाब देना है। 2 मुख्तलिफ फोरम्स हैं। एक फोरम है पार्टी का जिसकी एक कोर कमेटी है। उस कोर कमेटी के अंदर, और मैं जितना देखता हूँ क्योंकि मैं खुद उसका हिस्सा हूँ, जितना जमहूरी अमल उसके अंदर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी पार्टी के अंदर नहीं है। बड़ी खुल के बात होती है, तनकीद होती है, हर तरह का मौक़िफ़ पेश होता है और फिर कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। उस फोरम के अंदर पार्टी की जितनी चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिस्कस होती हैं और होती रहेंगी, और सारी वही उसका फोरम है, वो है पॉलिटिकल फोरम। दूसरा है जी प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसेस ऑफ लॉ का फोरम है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद अदालत, वो है पब्लिक फोरम, और उसको पार्टी नहीं चलाती और उसको मैं ये समझता हूँ हुकूमत भी नहीं चलाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो एक इम्तियाज़ हासिल है वो ये है कि यही इदारे, कोई इसकी लीडरशिप चेंज नहीं की गई। नैब का जो चेयरमैन है वो पिछली हुकूमत ने लगाया था।
تو جانب فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ حکومت قانون کی طاقت سے مافیاز کا مقابلہ کر رہی ہے۔ جہانگیر ترین کا حصہ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ان کو حوصلہ دینے گئے تھے۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اس پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر ایک اہم ترین ان کا رول ہے، اور کسی کا قانون کے حوالے سے ان کو قانون کا طلب کرنا یا قانون کے ایشوز پہ تحفظات ہونا، وہ آئینی اور قانونی فورم عدالت کے باہر جا کے وہ اپنی جو لیگل آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ یہ نئے پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں جو ان کی کمٹمنٹ تھی کہ نو ون از ابو دی لا، وہ کوئی بھی ہو جس کی طرف بھی انگلی اٹھے گی اس کو جواب دینا ہے، اور یہ وزیر اعظم نے اپنے قریب ترین ساتھیوں سے اس کا آغاز کر کے قوم کے سامنے یہ میسج دے دیا کہ میرا جو ٹارگٹ اور ایجنڈا ہے وہ اس پاکستان کو ہر حال میں قانون اور آئین کی تابع لانا ہے۔ اور جہانگیر جہاں تک 11 MPs کی آپ کو بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس معاشرے کے اندر ہر شخص جو ہے وہ سوشلی پولیٹیکلی بانڈڈ ہے اور ہمارے آپس میں تعلقات ہیں، اور پی ٹی آئی کا ایک اہم ترین ستون ہوتے ہوئے جہانگیر ترین صاحب کا پی ٹی آئی کی سیاست سے رول مائنس نہیں ہوا ہے۔ تو جو MPs ان کے ساتھ گئے ہیں وہ ان کو قانون کی عملداری میں سہولت کاری کے لیے گئے ہیں، انہوں نے کہیں قانون کو پامال نہیں کرنے کے لیے گئے کہ وہ حکومت ان کی ہے تو جہانگیر ترین صاحب قانون کے سامنے جواب دے نہیں ہے، وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور یہ بھی نئے پاکستان۔ جہانگیر ترین نے گلے شکووں کا ڈھیر لگا دیا، کہتے ہیں دوست تھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے، انتقامی کارروائی کیوں، وفاداری کا 1 سال سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ جہانگیر ترین اور علی ترین شوگر ملز میں جعلی بینک اکاؤنٹس کے معاملے میں بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے۔ جی عدالت نے عبوری ضمانت میں 10 اپریل تک توسیع کر دی۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا کہ ملک کی 80 شوگر ملز میں سے صرف انہیں جہانگیر ترین نظر آیا، اکاؤنٹ کیوں منجمد کیے؟ کہ آپ کچھ دن 2 دن سے 3 دن پہلے میرے اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے، منجمد کر دیے گئے، یعنی کہ نہ کوئی کیس میں پیش رفت ہوئی ہے، نہ کوئی گواہی آئی ہے، نہ کوئی چیز چلی ہے، کیس تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا، اور میرے اور بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کیوں کیے ہیں، کس لیے کیے ہیں، کیا آپ کو فائدہ اس چیز سے، اور وہ کون کر رہا ہے یہ، میرے یہ سارے سوالات ہیں۔ اور یہاں پہ افسوس کا مقام یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج میں اور میرے دوست جو صاحب آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہیں اور جو یہ بات بھی کریں گے، ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگتے ہیں، تحریک انصاف سے ہم انصاف مانگتے ہیں، اور میں تو ایک اور بات بھی کہوں گا، میں تو دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں، میں تو دوست تھا بھائی۔ تو جانب پی ٹی آئی کے رہنما راجہ ریاض کہتے ہیں کہ عمران خان نے جہانگیر ترین کی وجہ سے ہی اعتماد کا ووٹ لیا۔ جہانگیر ترین کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ ریاض نے کہا وزیر اعظم کے ارد گرد بیٹھے لوگ خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، وزیر اعظم اپنے اچھے دوست کو نہ کھوئیں۔ ابھی جو خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں سب سے بڑا کردار جہانگیر خان ترین کا تھا۔ اگر یہ اپنا مثبت کردار ادا نہ کرتے تو شاید وہ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکتے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پہلے پنجاب کی حکومت جہانگیر ترین صاحب نے بنائی، اس کے بعد وفاق کی حکومت جہانگیر ترین صاحب کی محنت سے بنی، اور آج خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، ہم یہ سب جو یہاں پہ ایم پی ایم این اے وزراء موجود ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت زیادتی ہے اور خان صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور وہ لوگ جو جہانگیر خان ترین جیسے اماندار، نیک نیت، محنتی اور تاریخ انصاف کو آج اس مقام پر۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت جانے والے ذاتی حیثیت میں گئے، یہ پارٹی کے لیے نہیں
جہانگیر ترین کے لیے گئے ہیں۔ عمران خان کی نظر میں انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہانگیر ترین پارٹی کے پرانے ممبر ہیں، ان کے ساتھ کئی لوگوں کے تعلقات ہیں، ملک ترقی اس وقت کر سکتا ہے جب بلا تفریق احتساب ہو۔ شبلی فراز کے بیان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، جن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت جانے والے ذاتی حیثیت میں گئے تھے، یہ پارٹی کے لیے نہیں جہانگیر ترین کے لیے گئے ہیں۔ عمران خان کی نظر میں انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہانگیر ترین پارٹی کے پرانے ممبر ہیں، ان کے ساتھ کئی لوگوں کے تعلقات ہیں، ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک بلا تفریق احتساب نہ ہو۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی رہنما اسما بخاری کہتی ہیں جہانگیر ترین نے جہاز چلا کر مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ پر شب خون مارا۔ چینی سکینڈل میں حکومتی اتحادیوں کے بھی نام آئے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جہانگیر ترین ارکان پارلیمنٹ کو عدالت ساتھ لے جا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب بھی منظر عام پہ آئے اور آج میں نے دیکھا کہ کوئی 8 MNAs اور 15 MPs جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے شو آف سٹرینتھ کی۔ اس کو میں شو آف سٹرینتھ کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی جواب دے کہ ان تمام MPs MNAs کو ساتھ لے جا کر جہانگیر ترین صاحب کیا میسج دینا چاہ رہے تھے، وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ میں جہانگیر ترین کے اوپر بالکل جو بنتا ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر تجارت عرف وزیر اعظم سلیکٹڈ پاکستان، یہ جو جنہوں نے چینی باہر بھجوائی، جنہوں نے چینی کے اوپر جو ہے وہ اس ملک میں قلت پیدا کرا کر شوگر مل مالکان کو اپنے پیسے کمانے کی اجازت دی، اس شخص کے خلاف بھی کارروائی جب تک نہیں ہوتی، چینی کے سکیم کے اوپر کسی قسم کی کارروائی کو ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ عمران خان اس میں ذاتی طور پر انوالو ہیں۔ اور جو آٹے کا سکیم آیا اس میں بزدار صاحب کے بارے میں نے نہیں کہا، آپ کی تمام میڈیا رپورٹس کے اندر موجود تھا کہ بزدار حکومت انوالو تھی، آٹا جو ہے وہ سمگل کیا گیا، آٹا افغانستان گیا اور وہاں سے کیسے نکلا۔ اب چینی کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ جب یہ رپورٹ بھی آئی تھی بڑے اس کے اوپر انہوں نے بغلیں بجائیں اور کہا کہ یہ کر دیا ہم نے، وہ کر دیا۔ اس چینی کے اندر 4-5 اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا، جس کے اندر SCCP بھی تھی، جس کے اندر جو بارڈر کے اوپر ہمارے لوگ، کسٹمز کے لوگ، باقی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہا گیا کہ انڈر انوائسنگ کر کے اس چینی کو جو ہے وہ سمگل کیا گیا، بلکہ اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ چینی شاید باہر گئی ہی نہیں اور صرف کاغذوں میں وہ چینی دکھا کر۔ اور ناظرین، بجلی صارفین کے لیے بری خبر یہ ہے کہ نیپرا نے بجلی 64 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے۔ بجلی فروری کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے، جس سے صارفین پر 4 ارب 40 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ اضافی وصولی اپریل کے بلوں میں کی جائے گی۔ اضافے کا اطلاق لائف لائن کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر عوام پر بجلی گرا دی گئی ہے۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر ہے، نیپرا نے بجلی 64 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی ہے۔ بجلی فروری کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے، جس سے صارفین پر 4 ارب 40 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نیپرا کا یہ کہنا ہے کہ اضافی وصولی اپریل کے بلوں میں کی جائے گی۔ اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں گے چودھری شوگر مل کیس میں نیب کی مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست۔ مریم نواز نے نیب کی درخواست پر جواب جمع کرا دیا۔ مریم نواز کے وکلاء امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب نے مریم نواز کے جواب کا جائزہ لینے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کی درخواست پر کارروائی ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست، مریم نواز نے نیب کی درخواست پر جواب جمع کرا دیا۔ مریم نواز کے وکلاء امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب نے مریم نواز کے جواب کا جائزہ لینے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کی درخواست پر کارروائی ملتوی کر دی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے کہ احسن اقبال کی سپریم کورٹ سے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کی درخواست۔ کہا جو فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرا رہے انہیں توہین عدالت کا نوٹس بھیجا جائے۔ حکومتی ادارے عدالتی فیصلے پر عمل کرنے کے پابند ہیں، لیکن پنجاب میں بلدیاتی نمائندوں پر ان کے دفاتر بند کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے انکاری ہے۔ وزیر اعلیٰ اور افسران کے خلاف نوٹس بھیجے جائیں جو روڑے اٹکا رہے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि जैसे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है मुद्दत पूरी करने के लिए, इसी तरह पाकिस्तान में जो थर्ड टियर है गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट्स की मुद्दत को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और 2019 में पीटीआई गवर्नमेंट ने गैर आईनी तौर पे पंजाब के 58,000 से ज़्यादा मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को बरतरफ कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि जिस अंदाज में इन बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों को बरतरफ किया गया है, इस तरह तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं बरतरफ किया जाता। और मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने इस हक के लिए तकरीबन 1.25 साल अदालती जंग लड़ी और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस की सरबराही में इन बल्दियाती इदारों को बहाल किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि ये इदारे उसी हालत में बहाल होंगे जिस हालत में ये बरतरफ होने से पहले थे। पाकिस्तान के तमाम हुकूमती इदारे पाबंद हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट हदायत दे वो उसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का NA 75 डस्का मामले की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। ECP ने फैक्ट फाइंडिंग के लिए इंक्वायरी अफसर का तकर्रुर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद खुल इंक्वायरी ऑफिसर होंगे। इंक्वायरी ऑफिसर प्रिजाइडिंग अफसरान सिक्योरिटी अमले की वीडियो की खिलाफ वर्जियों की जांच करेगा। इंक्वायरी अफसर माहिरीन और इदारों से मदद ले सकेगा। लापता प्रिजाइडिंग अफसरान सुबह तक कहाँ रहे, साइंसी तौर पर पता चला जाएगा। इंक्वायरी अफसर तमाम विफाकी और सूबाई इदारों से मदद ले सकता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंक्वायरी अफसर लापता प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात रिकॉर्ड करेगा। इंक्वायरी में ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी प्लान का भी जायजा लिया जाएगा। मुबैना करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस अफसरान का तयन किया जाएगा। रिजल्ट टम्परिंग और पोलिंग को अमले को लापता करने में मदद देने वालों का तयन भी किया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर 15 मई तक अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगा। एक तरफ इख्तलाफ तो दूसरी तरफ हमायत। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में ANP ने मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर दिया। ANP के उम्मीदवार हाजी औरंगजेब खान मिफ्ता इस्माइल के हक में दस्तबरदार हो गए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि ANP का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने का फैसला खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिमायत से मुतालिक कहा था कि पार्टी से मशवरा करके बताएंगे, जवाब नहीं आया। नून लीग का उम्मीदवार हूं लेकिन ANP के साथ मिलकर हल्के में काम कराएंगे। औरंगजेब खान बुनैनी साहब का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने ये फैसला लिया है और हमारी पार्टी के हक में वो दस्तबरदार हो रहे हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। यूनुस साहब ने ये बात कही है कि ये PDM का फैसला नहीं है, ये इनकी पार्टी ने लोकल फैसला किया है और मैं ख़ास तौर पर इनका इस बात पर मशहूर हूँ कि इन्होंने ये सेंट्रल पार्टी से इजाज़त ली और यहाँ पे फैसला किया है। आप जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन में भी इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हक में अपना कौमी असम्बली का नुमाइंदा जो था वहाँ से विड्रॉ किया था। ANP की अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़ी फ्रेंचाइज है उस इलाके में और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बड़े वोटर हैं इनके, तो ये हमारी कैंडिडेसी को हमारे हक हमारी जो उम्मीद लगी हुई है उसमें ये बहुत ज़्यादा जान भर देगा और मुझे लगता है कि इनकी सपोर्ट से और इनके वोट से अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमको जीत देगा। जो मसाइल हैं वो हमारे दोनों के हम शेयर करते हैं। उस इलाके के अंदर पानी नहीं है, जगह जगह पे पानी नहीं है और हम समझते हैं कि अगर पानी कहीं पर भी आए कराची में तो फिर सब जगह पे आना चाहिए और लसानियत की बुनियाद पे या मसलक की बुनियाद पे इलाके में पानी ना देना बुरी बात है। हम इस तरह समझते हैं कि सड़कों की मरम्मत, इसी तरह सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो यूनुस साहब ने बात करी है मियाँ नवाज शरीफ की, कि मियाँ नवाज शरीफ ने एक नारा लगाया है वोट को इज्जत दो। हम मियाँ नवाज शरीफ फेडरेशन को इंटैक्ट रखना चाहते हैं और वो तमाम छोटे सूबों को हमेशा से साथ रखना चाहते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि न सिर्फ वोट को इज्जत दी है बल्कि हमने इस मुल्क के वोटर्स के लिए काम किया है, खिदमत करी है। आज अगर 3 बत्तियाँ जल रही हैं
नून लीग खुद इस्तीफे देना नहीं चाहती और मलबा सिर्फ पीपल्स पार्टी पर गिराना चाहती है। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं नून लीग सिर्फ पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहराना चाहती है। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तमाम मामलात का जायजा CEC में लेंगे और CEC के बाद इस्तीफे भी देंगे तो नून लीग नहीं देगी। सहाफी ने आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस केस दोबारा खोलने से मुतल्लिक सवाल किया, जिस पर गिलानी का कहना था कि स्विस केस ओपन एंड शट केस है। इस वक्त मैं खत लिखता तो मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लग जाता। पीपल्स पार्टी किसी को जवाब दे नहीं, PDM का कोई आइन नहीं, CEC इजलास में सोचेंगे कि क्या जवाब देना है। शहरी रहमान का सख्त रद्दअमल सामने आ गया, कहती हैं गुफ्तो शनीद के जरिए बात की जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिक्टेशन के माहौल में जमहूरी इत्तेहाद नहीं चलते। पीपल्स पार्टी की 21 रुकनी अक्सरियत की बुनियाद पर ही कायदे बेखिलाफ सेनेट बनाया गया। कौन PDM में दरारें डाल रहा है? चेयरमैन बिलावल PDM के बानी हैं। एक दूसरे पर तनकीद PDM से नहीं होनी चाहिए थी। हमें चार्जशीट कतई तौर पर कबूल नहीं। PDM एक इत्तेहाद। हमने पब्लिक में पूछा पंजाब में कैसे सब बिला मुकाबला सेनेटर हो गए। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी PDM की बाज जमातों के रवैये पर नाला दिखाई देने लगे। कहते हैं कुछ जमातें PDM पर अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा इमल वली खान में टेलीफोनिक राबिता हुआ। इमल वली खान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को PDM से अलग होने का फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरी पार्टी को शोकाज नोटिस भेजे। हम अपना लाहे अमल खुद तैयार करेंगे। कुछ जमातें अपोजिशन के खिलाफ अपोजिशन करना चाहती हैं, जिसका मकसद हुकूमत को होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तानियों की सेहत खतरे में डाल रही है। अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि PDM से अलहदगी के अवामी नेशनल पार्टी के फैसले का एहतराम करते हैं। मरियम औरंगजेब ने एक इंटरव्यू में कहा कि PDM हुकूमत के खिलाफ बड़े मकसद के लिए बनाई गई थी। अवामी नेशनल पार्टी के फैसले से दुख हुआ। ANP की तवील जद्दोजहद है। शोकाज के जरिए पीपल्स पार्टी और ANP से वजाहत मांगी गई थी। मरियम औरंगजेब का कहना था कि अवामी नेशनल पार्टी के फैसले का एहतराम करते हैं। PDM 10 जमातों का इत्तेहाद है। सेनेट में अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेकर बनाया गया। अब आपको बताएं कि मोमने खसूसी फिरदौस आशिक अमान कहते हैं PDM की कश्ती से मलाहों की छलांगे लगाना शुरू कर दें। ANP की जुदाई ने राजकुमारी और मौलाना फजलुर रहमान का शोक तवील कर दिया। फिरदौस आशिक अमान ने अपने ट्वीट में कहा कि ANP का मौक़िफ़ है कि PDM को मखसूस जमात ने हाईजैक किया। PDM को ज़ाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। PDM की दिगर जमातें भी जल्द अपनी अपनी राह लेती नजर आएंगी। लाहौर हाईकोर्ट का हुकूमत को माह रमज़ानुल मुबारक में शुगर मिल से चीनी 80 रुपये किलो के हिसाब से खरीदने का हुक्म। शुगर के कमिश्नर को अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने शुगर मिल्स की एक ही नोयत की अलग अलग दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्तों में सरकारी तौर पर शुगर मिल से 80 रुपये किलो के हिसाब से चीनी खरीदने के अहकामात को चैलेंज किया गया। अदालत ने हुकूमती हुकाम और शुगर मिल्स को 2 मरतबा मुशावरत के लिए मोहलत दी, लेकिन कोई नतीजा ना निकल सका। पंजाब हुकूमत की जानिब से बताया गया कि सूबे की शुगर मिल्स के पास 25 लाख टन चीनी मौजूद है, जबकि रमज़ानुल मुबारक में 1,55,000 टन चीनी की खपत होगी। समाअत के दौरान शुगर मिल्स के वकला ने 20 लाख टन तक चीनी 83 रुपये किलो तक बेचने की पेशकश की। अदालत के रूबरू फरीकैन के दरमियान इत्तफाक़ राय न होने पर अदालत ने आर्जी बुनियादों पर रमज़ान के दौरान शुगर मिल से 1,55,000 टन चीनी 80 रुपये किलो के हिसाब से खरीदने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि माह रमज़ानुल मुबारक में आवाम को चीनी मिलनी चाहिए, ये सवाब का काम है। अदालत ने पंजाब की 40 शुगर मिल से उनकी इस्तात के मुताबिक चीनी खरीदने का हुक्म दे दिया। अलामा ताहिर अशरफी की ताजिर तंजीमों से रमज़ान में मुनाफा 50% कम करने की अपील। कहा मुबारक माह में तयशुदा SOPs पर अमल दरामद किया जाए। नमाजी मसाजिद के अंदर मास्क का इस्तेमाल करें। घर से वजू करके आएँ, अपना जाए नमाज साथ लाएं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। ताजिरों से
बिजनेसमैनों से ये भी कहना चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। ये जो खबरें आ रही हैं चीज़ों के महंगा होने की, हुकूमत अपना काम कर रही है और हुकूमत इंशाअल्लाह अपना काम करेगी। ये जो क्रैकडाउन आपने चीनी के हवाले से देखा, ये इसका बुनियादी क्यों हुआ कि ये लोग चीनी को 150 रुपए किलो तक ले जाना चाहते थे और हुकूमत के हमारे इदारों ने, हमारे जो FIA है, बाकी लोगों ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्तिक़रार आया है। लेकिन अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे तो हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर एक्शन करेगी इंशाअल्लाह। और रमज़ानुल मुबारक में किसी को भी जो है वो महंगाई और चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जैसे अभी आ रही हैं खबरें कि लीमू महंगे कर दिए गए और टमाटर महंगे, तो हम बड़े ताजरों से भी ये कहना चाहते हैं कि रमज़ान अल्लाह का महीना है, लिहाजा ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बद्दुआ की है। आप उस पैसे का क्या करेंगे जिसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ लगी हो? तो लिहाजा इस हवाले से भी हमारी गुजारिश है कि खुद ताजर तंजीमें जो हैं वो आगे आएँ, आगे बढ़ें और अपने नफ़े को 50% कम कर दें, अपने नफ़े को 50% कम कर दें। और अब बात हो जाए मूजी कोरोना वायरस की। कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गई। कोरोना 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 102 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 15,026 हो गई। मजीद 4,000 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,188 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,21,000 सेहतयाब, जबकि 64,373 मरीज से इलाज हैं। कोरोना से मजीद 102 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,731, सिंध में 4,516, खैबर पख्तूनख्वा में 2,496, बलोचिस्तान में 212, गिलगित बल्तिस्तान में 103, जबकि आज़ाद कश्मीर में 380 अमवात हो चुकी हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। 2 अप्रैल को बख्तावर भुट्टो का कोरोना टेस्ट मस्बत आया था। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर दुआओं की अपील करते हुए कहा कि खुद को करंटीना किया हुआ है, अवाम मास्क पहने और एहतियात करें। जी, आपको अहम खबर से आगाह करें, बख्तावर भुट्टो जरदारी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं। 2 अप्रैल को बख्तावर भुट्टो ने कोरोना टेस्ट करवाया जो मुस्बत आया था। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कौम से दुआओं की अपील करते हुए कहा है कि खुद को करंटीना किया हुआ है, अवाम मास्क पहने और एहतियात करें। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए 34 अरकान पार्लियामेंट का बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को खत। मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को रेड लिस्ट करने से बरतानवी शहरी मुतासिर होंगे। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने का वाज़े जवाब पेश नहीं किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म को लिखे गए खत में कहा गया कि पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट बरतानिया से भी कम है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद ऐसे ममालिक से कम है जो रेड लिस्ट से बाहर हैं। अरकान पार्लियामेंट में बताया जाए कि इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया। रेड लिस्ट में शामिल करने और निकालने का तरीकाकार क्या है? और अदाकारा मीरा के हवाले से आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। अदाकारा मीरा एक मरतबा फिर अमेरिका जाकर मुश्किल में फंस गईं। अमेरिकी डॉक्टर्स के पैसों के लेन देन पर मीरा को पागल करार दे दिया। पाकिस्तान की सुपरस्टार मेंटल अस्पताल दाखिल करा दी गई हैं। मीरा की वालिदा ने अपील की कि मेरी बेटी को वतन वापस लाया जाए। अदाकारा मीरा के हवाले से आपको अहम खबर से आगाह करें। अदाकारा मीरा एक मरतबा फिर अमेरिका जाकर मुश्किल में फंस गई हैं। अमेरिकी डॉक्टर के पैसों के लेन देन पर मीरा को पागल करार दे दिया। पाकिस्तान की सुपरस्टार मेंटल अस्पताल दाखिल करवा दी गई हैं। मीरा की वालिदा ने अपील की है कि मेरी बेटी को वतन वापस लाया जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए भी देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।